नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हमारा पिछले सेशन से ही चैप्टर चल रहा था भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई कविता घर की याद। तो कविता घर की याद में भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा जो ये कविता हमारी लिखी गई है, ये जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को आजाद कराने में जो लगे हुए थे, उनको इसके कारण कई बार जेल जाना पड़ा। तो उन्हीं में से एक भवानी प्रसाद मिश्र जी भी थे। वैसे तो वो एक कवि हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में भी अपना योगदान दिया था और कई बार उन्होंने जेल की यात्राएं की थी। तो इस बार जब उन्होंने जब वो जेल में गए हैं, तो किस तरह जब वर्षा ऋतु आई हुई है, सावन आया हुआ है और बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो उस समय उनको अपने घर की याद किस तरह से सता रही है, क्या क्या उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो एक कविता के रूप में उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए हैं, बताए हैं। तो आज की जो ये कविता है, इसको हम अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं। काफी कुछ बातें इस कविता के बारे में और भवानी प्रसाद मिश्र जी की फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में हम आपको पिछले सेशन में इस कविता में से बता चुके हैं। और आज भी हम इसी कविता को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कविता का कुछ शेष भाग हमारा रह गया था पिछले सेशन में। तो आज भी हम इसी कविता को पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अगर आज हमारी कविता समाप्त हो जाती है तो हम इसी सेशन में पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम पिछले सेशन में कविता को स्टार्ट कर चुके थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने कविता के बारे में पढ़ी थी और इसमें हमने जाना था कि किस तरह कवि अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि वो 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं और कितना प्रेम उन भाई बहनों में आपस में है। और वो जो भाई हैं, चारों पांचों भाई जो है, वो घर की, जो इंसान की भुजाओं के समान यानी कि बलशाली है, यानी कि घर की पूरी जिम्मेदारी वो उठाते हैं और घर में प्रेम का प्रतीक है उनकी वो 4 बहनें। तो कवि कहते हैं कि आज मेरा परिवार, मैं देख सकता हूं कि कितना ज्यादा दुखी है इस बात से कि उनका जो 5वां बेटा है वो जेल में बंद है। तो क्या क्या दुख उनकी फैमिली को हो रहे हैं, वो सारी चीजें वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अंतिम जो हमने पंक्ति पढ़ी थी अपने पिछले सेशन में, तो यहाँ पर वो इस कविता में और भी एक चीज बताते हैं अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी जो है, उन्हें अभी तक बुढ़ापा नहीं आया है, यानी कि बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा है। वो इस तरह से अपने कामों को करते हैं, इस तरह से वो अपने काम में लगे रहते हैं कि वो बिल्कुल भी ये जताना नहीं चाहते कि वो बूढ़े हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। उनकी हंसी, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका खिलखिलाना आज भी एक शेर की जैसी दहाड़ सा प्रतीत होता है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे वो पिताजी भी रो पड़ते हैं उस 5वें का नाम लेकर, यानी कि मेरा नाम लेकर उन्हें भी रोना आ जाता है। तो इस तरह कवि यहाँ पर बताते हैं कि मेरे घर की क्या स्थिति है इस समय और मेरे पिताजी को रोता हुआ देखकर मेरी माता किस तरह से उन्हें समझाती होगी। वो अपनी माता के बारे में कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद उनका पत्र मैं यहाँ पर जेल में पढ़ पाता, लेकिन फिर भी जो उनका प्रेम है
उनका मेरे प्रति जो लगाव है उसको मैं जेल की इन 4 दीवारियों के अंदर भी महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ उनके प्रेम को, उनके प्यार को। तो वो कहते हैं कि किस तरह से मेरी माँ आज मेरे पिताजी को मजबूत कर रही है, मेरे पिताजी को इस दुख को सहने के लिए तैयार कर रही है, और किस तरह की बातें मेरे पिताजी को मेरी माँ कहती है। वो बताते हैं कि मेरी माँ कहती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वो पिताजी को समझाती है कि वो तुम्हारा मन समझकर, यानी कि वो जानता है कि तुम भी यही चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारा ही तो बेटा है, उसमें तुम्हारे ही तो गुण गए हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसमें तुम्हारे ही गुण हैं, तुम्हारा ही खून है वो। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यानी कि अगर वो इस काम से अपने पैर पीछे कर लेता, यानी कि वो सोचता कि मैं क्यों इस काम में पड़ूं, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश को इसमें हिस्सा लेना है। लेकिन हर व्यक्ति अगर ऐसे समझने लगा तो क्या हमारे देश को आजादी मिल पाती? तो ये हर एक उस व्यक्ति के सहयोग की कहानी है, कि जिसने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया और हमारे देश को आजाद कराने में अपना सहयोग दिया, और अपना जीवन के कुछ जीवन का अपना कुछ समय हमारे देश के लिए दिया। तो उनकी माता जी ये कहकर उनके पिताजी को समझाती है कि पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता है। अगर वो इस काम से अपने पैर पीछे खींच लेता, अगर वो वापस लौट कर आ जाता, तो तब भी मेरी कोख को, यानी कि मुझे उसकी माता कहलाने पर दुख होता कि मेरे बेटे ने इतना गलत काम किया है, अपने कर्तव्य को वो नहीं समझ पाया, अपने कर्तव्य के लिए उसने अपने पांव पीछे कर लिए। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे बाकी बच्चे। और तुम इन सब दुखों से बिल्कुल भी कच्चे मत होना, बिल्कुल भी मत रोना, क्योंकि तुम्हें रोता देखकर परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया, पिताजी जो होते हैं वो घर की नींव होते हैं, एक घर का बिंब होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। अगर वही कच्चे पड़ जाएंगे, अगर वही अंदर से कमजोर पड़ जाएंगे, तो घर की जो दीवारें हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर उनकी माता उनके पिताजी को समझा रही है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे, अगर आप कच्चे पड़ जाएंगे, तो बाकी बच्चों को कौन संभालेगा? बाकी बच्चे किस तरह अपने आप को स्थिर रख पाएंगे? तो आगे कहते हैं, फिर पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। देखिए, कवि अपने पिताजी के मन की बातों को भी यहाँ पर कविता में लिख रहे हैं। कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। और ये सब सुनकर उनके पिताजी ने अपने दुख को अपने अंदर ही समेटते हुए, अपने दुख को अपने अंदर ही रखते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, धीर में कहाँ खोता हूँ। यानी कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस बात से निराश, इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मेरा बेटा जेल में है या मेरा बेटा कष्ट में है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को निभा रहा है, वो अपने कर्तव्य के लिए जेल में है, अपने देश के लिए जेल में है, अपने समाज के लिए जेल में है। तो मैं बिल्कुल भी कच्चा पड़ने वाला नहीं हूँ। अब क्योंकि जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, अब कवि जब अपने परिवार के बारे में सारी चीजें बता चुके हैं, अपने परिवार की स्थिति के बारे में सारी बातें बता चुके हैं, तो अब कवि कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अब इस कविता में अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों के मनोभावों को लिख रहे हैं, सदस्यों के बारे में लिख रहे हैं कि कौन सदस्य अभी किस तरह से मेरे विषय में बात कर रहा होगा या क्या चीजें चल रही होंगी। वो सोच में पड़े हैं। बहुत अधिक वर्षा हो रही है, सावन का ये समय है, वर्षा ऋतु का ये समय है,
और बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, और इसी तरह उनकी आंखों से भी पानी बरस रहा है, और उनकी आंखों के उस पानी में उनके घर की यादें तैर रही है, उनकी घर की यादें ऊपर उठ रही है। तो अब कवि जब अपने घर के लोगों के बारे में सारी बातें बता चुके हैं, सब कुछ वो यहाँ पर कह चुके हैं, तो वो अब सावन को एक संदेश दे रहे हैं, इस वर्षा ऋतु को, इस बौछार को एक संदेश दे रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब यहाँ पर कवि सावन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन। सजीले और हरे दो शब्दों का प्रयोग सावन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्यों सावन को सजीले और हरे कहा है? तो कवि कहते हैं, कवि इसीलिए सावन को सजीला और हरा कह रहे हैं क्योंकि सावन में आपने देखा होगा गर्मियों की के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ बहुत अधिक धूल होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है, और एक धुंध सा गर्मी की जो धूल के कण हैं वो चारों तरफ बैठ जाते हैं और एक अजीब सा वातावरण हो जाता है। लेकिन वही वातावरण अगर आप वर्षा ऋतु में देखेंगे तो बारिश से चारों तरफ धुला धुला होता है और हरियाली चारों तरफ छा जाती है। एक स्वच्छ वातावरण हमें वर्षा ऋतु में, सावन में दिखाई देता है। तो अब क्योंकि चारों तरफ जो बीज जो है काफी समय से पड़ा हुआ है वो उग जाता है और हरियाली चारों तरफ हो जाती है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर सावन को हरे सावन कहा है। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। पुण्य पावन क्यों कहा है? सावन का महीना है, शिव शंकर, शिव भगवान का महीना है, पुण्य पावन महीना आया हुआ है, तो उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, सम्मान के साथ संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सजीले हरे सावन, तुम हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। यानी कि तुम तो जितना मर्जी चाहो बरस लो, ये तुम्हारा समय है, तुम कितना भी बरस लो, तुम कितना भी पानी बरसा दो, चल जाएगा, लेकिन मेरे जो परिवार के सदस्य हैं वो न बरसे, यानी कि उनकी आंखों से आंसू न आए, पांचवे को वे न तरसे, और वो मेरा नाम लेकर दुखी ना हो। यानी कि वो सावन को बताना चाहते हैं कि मैं अपने घर से दूर हूं और मेरे परिवार के सदस्य जो हैं मेरे लिए चिंतित हैं, मेरे लिए दुखी हैं, तो तुम चाहे कितना ज्यादा बरस लो लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से तो सब विरस है। यहाँ पर बस शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। ये घर पर नहीं हूं बस यही है, यानी कि मैं मजे में हूं, सुखी हूं, लेकिन बात इतनी है कि मैं घर पर नहीं हूं, किंतु यह बस बड़ा बस है। जब उन्होंने यहां पर बोला कि किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है, जो उन्होंने सिर्फ एक शब्द यहाँ पर बोला ना कि यह घर नहीं हूं बस यही है, यानी कि सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूं, लेकिन ये जो बस है ना ये एक बड़ा बस है और इसी बस से सब विरस है। यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं सिर्फ इसी कारण हो रही हैं कि मैं घर पर नहीं हूं, मैं अपने परिवार से दूर हूं। तो कहने के लिए तो ये एक बहुत छोटी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूं, मैं यहाँ पर खुश हूं, लेकिन देखा जाए जो इससे पहले भी उन्होंने सारी बातें बताई है, तो इससे पहले की सारी बातों में जब देख रहे हैं कि उनका परिवार कितना ज्यादा दुखी है, इस बात से उनकी फैमिली कितना ज्यादा दुखी है, तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा बस है और इसी बस से सब विरस है, यानी कि पूरा परिवार विरस हो चुका है, दुखी है और परेशान है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं।
अब कवि कह रहे हैं सावन से कि उन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे बारे में कुछ भी ऐसी बात बताने की जरूरत नहीं है कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, सब कुछ विरस है। उन्हें देते धीर रहना, बस तुम उन्हें धैर्य देना, यानी साथ अपने बरसने के साथ साथ तुम उन्हें धैर्य देना। इस बात का धैर्य कि तुम्हारा बेटा जो कुछ भी कर रहा है वो अपने कर्तव्य पालन हेतु कर रहा है, क्योंकि सब व्यक्तियों का, हमारा सबका, आपका, मेरा, हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। यानी कि हमें किसी न किसी रूप में अपने देश की सेवा करनी है, अपने समाज की सेवा करनी है, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना है। तो जब हम घर पर होते हैं तो सारे काम तो हम अपने परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकले हैं, समाज में हैं, तो हमें कुछ काम ऐसे करने हैं जो हमारे समाज हित में हो, हमारे देश हित में हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम उन्हें धीर देते रहना, उन्हें धैर्य देते रहना कि तुम्हारा बेटा जो कुछ कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है, अपने देश की आजादी के लिए कर रहा है। अगर आज वो थोड़ा सा दुखी भी है तो कल को जो हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां हैं वो खुश होंगी, आजाद होंगी, ब्रिटिश शासन के रूलों से, नियमों से आजाद होंगी, उनके अपने रूल होंगे, अपने नियम होंगे, वो अपनी शर्तों पर अपने जीवन जिएंगे। तो यह कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। और ऐसा मत कहना कि मैं यहाँ पर परेशान हूं, मैं यहाँ पर दुखी हूं। कहना कि वो तो मजे में है, वो लिख पढ़ रहा है, उसको तो क्योंकि जेल में शांति का एक उसे कटहरा मिला है, एक कोठरी मिली है जो शांत है और जहां पर वो लिख रहा है और पढ़ रहा है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। क्योंकि उनको लग रहा है, माता पिता को लग रहा है कि अब हमारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो जेल में है। लेकिन तुम उन्हें इस तरह की बातें उनके सामने बिल्कुल भी मत रखना। उन्हें कहना मैं काम करता हूं और काम करने से नाम हो रहा है और मुझे प्रेम भी लोग करते हैं, और बिल्कुल भी तुम शोक मत करो, बिल्कुल भी तुम दुखी मत हो। यानी कि मैं काम भी करता हूं, मेरा नाम भी हो रहा है और लोग मुझसे प्रेम भी करते हैं, लोग मेरा मान भी करते हैं, और कुछ भी आप इस बात के लिए शोक मत करो, इस बात के लिए दुखी मत हो। आगे कहना, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन मेरा 70 सेर और भोजन ढेर मेरा। तो यहाँ पर कवि जितनी भी बातें लिख रहे हैं ये सारी बातें झूठी है। वो अपने परिवार को एक झूठी सावन के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि उनका परिवार उनके लिए परेशान ना हो, उनका परिवार उनके लिए दुखी ना हो। तो वो बहुत सारी बातें बनाते हुए भेजते हैं, कहते हैं और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। ऐसा कहना कि मैं बिल्कुल बहुत खुश हूं, यहाँ पर कोई परेशानी मुझे जेल के अंदर नहीं है, मैं कातने में व्यस्त हूं। मैं यहाँ पर जो आपने देखा होगा चरखा, गांधी जी का चरखा, वो जिससे सूत काता करते थे, सूत, आजकल तो ये सारी चीजें मशीनों से की जाती हैं ये सारे काम, लेकिन पहले हर एक इंसान के घर में आप सूत काटने वाला चरखा देख सकते थे। आपने गांधी जी को देखा भी होगा, गांधी जी की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें वो सूत काटते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जेल के अंदर कवि कहते हैं, यही कवि बता रहे हैं कि और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा हूं, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, मैं कातने में व्यस्त हूं, यानी कि सूत काट रहा हूं, कोई भी मैं गलत काम यहाँ पर नहीं
कर रहा हूं, क्योंकि जेल के नाम से जो डर होता है, जो एक इमेज होती है, वो बिल्कुल लोगों की एकदम अलग होती है कि वहां पर बहुत सारे कष्ट दिए जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती हैं, खाने को नहीं मिलता है, चक्की पिसवाया जाता है, बहुत सारे कष्ट से भरे हुए काम कराए जाते हैं। तो होती ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, वो भी उस टाइम पे जब अंग्रेज शासन हमारे देश पर चल रहा था, जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में था, तो ब्रिटिश जो सिपाही थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर, और खास तौर पर तब जब वो स्वतंत्रता सेनानी उनकी जेलों में बंद हुआ करते थे। तो अगली झूठी पंक्ति एक और लिखते हैं कवि, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरा वजन जो है वो 70 शेर हो गया है, क्योंकि जेल में बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता, पेट भर के खाने को नहीं दिया जाता है। आपने इससे पहले की एक कविता पढ़ी होगी जिसमें यही इस तरह की बहुत सारी बातें कवि ने जेल के बारे में बताई है कि वहां पर किस तरह के अत्याचार अंग्रेज शासन जो है हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर करते हैं। वो कहते थे कि हमें ना तो यहाँ पर पेट भर भोजन मिलता है, ना तो चैन से मरने दिया जाता है, और ना ही चैन से जीने दिया जाता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कवि ने बताई थी। तो इसी तरह की बातें यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी भी अपने परिवार को लिख रहे हैं, अपने परिवार को बता रहे हैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यानी कि मेरा जो वजन है वो 70 शेर हो गया है, मैं काफी हेल्दी हो गया हूँ, मोटा ताजा हो गया हूँ, और भोजन ढेर है मेरा, यानी कि खूब अच्छा खासा यहाँ पर खाने को मिलता है, आराम से बैठता हूँ और खाता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। तो कवि कहते हैं कूदता हूँ खेलता हूँ। देखिए जेल में बिल्कुल भी अपने मन से कोई भी काम करने की कभी भी कोई आजादी नहीं दी जाती है। तो ये बिल्कुल झूठी बातें कवि एक झूठा संदेश सावन के माध्यम से अपने परिवारजनों को दे रहे हैं कि कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, खेलता कूदता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, लोगों के साथ बातें करता हूँ, खूब खाता पीता हूँ, और बहुत मस्त मेरा जीवन हुआ है, एकदम खुश हूँ मैं एकदम, और बहुत मोटा ताजा हो गया हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यानी कि बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, यूं न कहना अस्त हूं मैं। कभी आप बताते बताते खुशी में, जोश में गलती से भी यह मत कह देना कि मैं अस्त हूं, यानी कि दुखी हूं, परेशान हूं, एक तरीके से कहा जाए तो डूबा हुआ हूं शोक में कि मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरह की बातें तुम बिल्कुल भी गलती से भी मत कह देना हे सावन। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा ना कहना। अब कवि सावन को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल मत कह देना है कि वैसा ना कहना, यानी कि जैसा यहाँ पर हो रहा है ऐसी बातें तुम गलती से भी अपने मुंह से मत निकालना। तो बच्चों ये जो हमारी कविता थी लगभग कंप्लीट होने ही वाली है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो बहुत सारी बातें हमने इस कविता में पढ़ी कि किस तरह से जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान क्या क्या उन्हें दुख सहने पड़े, और किस तरह उनके परिवार की स्थिति थी उस समय, और किस तरह का एक संदेश वो अपनी कविता के माध्यम से, सावन के माध्यम से अपने परिवार वालों को दे रहे हैं। तो कविता का शेष भाग हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, और उसी में हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसका भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको पूरी कविता एक बार रिवाइज करवाऊंगी, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।